दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद ही प्यारी सी कहानी, जिसे सुनने के बाद आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेंगे। आज की कहानी है सिर्फ मेरा। सुबह के 6 बज गए थे। अन्नू नहा धोकर तैयार हो गई। ससुराल में उसका आज पहला दिन जो था, वरना घर में मजाल क्या कि वह कभी 8 बजे सुबह से पहले उठी हो। विदाई के समय माँ ने उसे अच्छे से समझाया था, बेटी, लड़कियाँ कितनी भी पढ़ लिख जाएं, उन्हें अपने संस्कार और पत्नी धर्म कभी नहीं भूलना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर सिर पर पल्लू रखकर रोज़ाना सास ससुर का आशीर्वाद ज़रूर लेना। कभी भी पति का साथ न छोड़ना। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, धैर्य ना खोना और मुंह से कभी भी कटु वचन ना कहना। जैसी आपकी आज्ञा माताश्री। जिस अंदाज में अन्नू ने कहा था, उसे सुनकर विदाई के क्षणों में भी माँ के चेहरे पर अचानक से हंसी आ गई थी। अन्नू ड्रेसिंग टेबल के आगे आकर बैठी थी। बीती रात की रौनक उसके चेहरे पर लाली बनकर बिखरी हुई थी। वह बेहद प्यारी लग रही थी। भीगी जुल्फ़ें संवारते हुए उसने प्यार भरी नज़रों से अपने बेसुध पति जीवन की तरफ देखा। जीवन से वैसे तो उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, मगर सगाई और शादी के बीच के समय में वे कई दफ़ा आपस में मिल चुके थे। इसी दरमियान उसके दिल में जीवन के लिए प्यार उमड़ पड़ा था। तभी तो शादी के समय उसे महसूस ही नहीं हुआ कि वह अरेंज मैरिज करके किसी अजनबी को अपना जीवन साथी बना रही है। उसे लग रहा था जैसे लव मैरिज करके अपनी प्रियतम के घर जा रही है। बाल संवार कर और सिर पर पल्लू रखकर अन्नू सीढ़ियों से नीचे उतर आई। सास ससुर बैठक के रूम में सोफे पर बैठे अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। अन्नू ने उनको अभिवादन किया और किचन में घुस गई। उसने अपने हाथों से सुबह का सारा नाश्ता सब लोगों के लिए तैयार करके खिलाया तो ससुर जी ने आशीष स्वरूप उसे 1000 के 5 नोट दिए। सास ने अपने गले से सोने की चेन निकाल कर दे दी। तब तक जीवन भी तैयार होकर नीचे आ चुका था। जीवन ने अन्नू को बताया था कि अभी ऑफिस में कुछ ज़रूरी मीटिंग्स बाकी हैं, इसीलिए 2-3 दिन मीटिंग्स और दूसरे काम निपटा कर वे अगले सप्ताह तक दोनों हनीमून के लिए निकलेंगे। उससे पहले वे नहीं जा पाएंगे। इसके लिए जीवन ने 10 दिनों की छुट्टी भी लेकर रखी थी। जीवन का ऑफिस टाइम 10 बजे का था। ऑफिस ज़्यादा दूर भी नहीं था और जाना भी अपनी गाड़ी से ही था। फिर भी न जाने क्यों जीवन ठीक 9 बजे घर से निकल गया तो अन्नू को कुछ अजीब सा लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। फिर सामान्य होकर वह खाने की तैयारी में जुट गई। तब तक काम वाली भी घर पर आ गई थी। अन्नू के ऊपर से नीचे देखकर तारीफ भरी नज़रों से देखने के बाद धीरे से बोली, शायद अब जीवन भैया उस नागिन के चंगुल से बच जाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम? काम वाली की बात पर आश्चर्य और गुस्से में अन्नू ने उससे कहा। वह मुस्कुराती हुई बोली, नहीं नहीं, बस बहू रानी, कुछ ही दिनों में आपको मेरी बात का मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2-3 दिन इंतज़ार कर लो। कहकर वह अपने काम में लग गई। फिर अन्नू की तारीफ करती हुई बोली, वैसे बहू रानी बड़ी खूबसूरत हो तुम, कमाल की लग रही हो। अन्नू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके दिमाग में तो नागिन शब्द लगातार घूम रहा था। उसे नागिन का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। पूरे दिन अन्नू जीवन के फ़ोन का इंतज़ार करती रही। दोपहर में जीवन का फ़ोन आया। दोनों ने आधे घंटे प्यार भरी बातें की। शाम में जीवन को आने में देर हुई तो अन्नू ने अपने सास से पूछा। सास ने निश्चिंतता भरे स्वर में कहा, आ रहा होगा बेटा, थोड़ा ऑफिस के दोस्तों में बिजी होगा। 8 बजे के करीब जीवन घर लौटा। साथ में एक महिला भी थी। लंबी, छरहरी, नज़ाकत और अदाओं से लबरेज व्यक्तित्व वाली उस महिला ने स्लीवलेस 1 पीस ड्रेस पहन रखी थी और अपने होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक और हाई हील्स में वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। अन्नू को भरपूर निगाहों से देखने के बाद जीवन की ओर मुखातिब हुई और हंसकर बोली, गुड चॉइस। तो ये है आपकी बेटर हाफ। अच्छा है। बिना किसी के कहे ही वह चुपचाप सोफे पर पसर गई। सास जल्दी से 2 गिलास शरबत ले आई। शरबत पीते हुए उसने शरबती आवाज़ में कहा, जीवन, जिस दिल में मैं हूँ उसे किसी और को किराए पर तो नहीं दे दोगे ना? उस महिला के मुंह से ऐसी बेतुकी बातें सुनकर अन्नू की भवें चढ़ गई।
उसने प्रश्नवाचक नज़रों से जीवन की ओर देखा और फिर अपनी सास की तरफ भी देखा। सास ने नज़रें नीची कर ली और जीवन ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, यार नीना, तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं। मजाक कौन कर रहा है, मैं तो हकीकत बयान कर रही हूँ। वैसे अन्नू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी हमारी। आखिर मैं जीवन की दोस्त जो हूँ तो तुम्हारी भी दोस्त हुई ना। बेटर हाफ जो हो तुम उसकी। वह बार बार बेटर हाफ शब्द पर जोर दे रही थी। अन्नू उसका मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। नीना ने फिर से अदाएं बिखेरते हुए फिर से कहना शुरू किया, आज की रात तो नींद नहीं, चैन नहीं और ना ही जीवन। 5-10 मिनट रुक जाने के बाद वह खड़ी हो गई। जीवन उसे घर छोड़ने चला गया। अन्नू ने अपने सास से सवाल किया, ये कौन है माँ जी, जो जीवन पर इतना अधिकार दिखा रही है? आखिर है कौन ये? देखो बेटा, अब तुम तो जीवन की पत्नी हो, इसीलिए इतना तो तुम्हें जानने का हक है ही कि वह आखिर है कौन। दरअसल बेटा, तुम्हें उसको जीवन की ज़िंदगी में स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है बेटा। हम सबको भी उसे स्वीकार करना पड़ा है बेटे। पर क्यों सासू माँ, क्या जीवन का उसके साथ कोई रिश्ता है? नहीं, ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं है बहू, पर बस क्या बताऊँ तुम्हें, यह जान लो कि उसके बहुत से एहसान हैं हमारे ऊपर। वैसे तो वह उसकी बॉस है, मगर जीवन को इस मुकाम तक पहुंचाने में काफ़ी मदद की है उसने। अपने पावर का उपयोग करके जीवन को काफ़ी अच्छा ओहदा दिया है उसने। बस जीवन पसंद है उसे और कुछ भी नहीं। इतना क्या कम है सासू माँ, जो वह पत्नी की तरह उस पर अधिकार जता रही थी? ऐसा कैसे कर सकती है वो? बहू, कभी कभी हमें ज़िंदगी में समझौते करने पड़ते हैं। 1-2 बार जीवन ने जॉब छोड़ने की कोशिश भी की थी, मगर उसने आत्महत्या की धमकी दे डाली थी। जीवन के प्रति आकर्षित है, इसलिए उसको अपने ऑफिस से निकलने भी नहीं देती। आखिर करे तो करे क्या? तब तक ससुर जी उसे समझाने आ गए। सच कहूँ बहू, तो उसने काफ़ी कुछ किया है हमारे लिए। मेरे हार्ट की सर्जरी कराने में भी उसने पानी की तरह पैसे बहा दिए थे, ताकि जीवन को कोई तकलीफ़ ना हो। इन सब के बदले जीवन का थोड़ा वक्त ही तो लेती है, और क्या। सुबह जीवन 1 घंटे जल्दी चला जाता है ताकि उसके साथ समय बिता सके, और रात में थोड़ा अधिक रुक जाता है। बस इतनी ही तो डिमांड है उसकी। यदि नीना को जीवन इतना ही पसंद था तो उसी से शादी क्यों नहीं करा दी आप लोगों ने उससे? मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की आप लोगों ने? बेटा, नीना शादीशुदा है, उसकी शादी जीवन से हो ही नहीं सकती। शादी के दूसरे दिन ही अपने ज़िंदगी में आए इस कड़वे अध्याय को पढ़कर अन्नू बुरी तरह से विचलित हो गई थी। सोचा माँ को हर बात बता दे और सब कुछ छोड़कर मायके चली जाए, मगर फिर माँ की कही हुई बातें याद आ गई थी कि हमेशा धैर्य बनाए रखना। आधे घंटे में जीवन वापस लौट आया। खा पीकर और बर्तन निपटाकर जब अन्नू अपने कमरे में पहुंची तो देखा जीवन नीना से ही बातें कर रहा है। अन्नू को देखते ही उसने फ़ोन काट दिया और अन्नू को बाहों में भरने लगा। अन्नू छिटक कर अलग हो गई और उल्हाने भरे स्वर में बोली, मेरी सौतन से बातें कर रहे थे? जीवन हंस पड़ा। अरे यार, सौतन नहीं है वह, बस मुझ पर मरती है और मैं भी बस उसके साथ थोड़ा बहुत हुकअप कर लेता हूँ, और क्या, ज़्यादा कुछ नहीं। खूबसूरत है, साथ चलती है तो अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। बेशर्मी से बोलते हुए जीवन सहसा ही सीरियस हो गया। देखो अन्नू, जीवन साथी तो तुम ही हो मेरे जीवन का हर रास्ता लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। वह तो ठीक है जीवन, मगर ऐसा कब तक चलेगा? मैं ज़्यादा दिन तक उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नीना का तुम में इतनी दिलचस्पी क्यों है? कहीं ना कहीं तुम भी तो उसे भाव देते होगे, तभी तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देखो यार, मेरा तो एक ही फंडा है, थोड़ी खुशी मुझे मिल जाती है और थोड़ी उसे, बस इसमें गलत क्या है? ऑफिस में मेरा पोजीशन बढ़ाती है और मैं उसे थोड़ा प्यार दे देता हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। दिल में तो केवल तुम ही हो ना? कहकर जीवन ने लाइटें बंद कर दी और ना चाहते हुए भी अन्नू को समर्पण करना पड़ा। समय इसी तरह निकलने लगा। लगभग रोज़ाना ही नीना घर पर आ धमकती। वह जब भी आती जीवन के साथ फ्लर्ट करती, अदाएं बिखेरती और अन्नू पर व्यंग कसती।
एक दिन जीवन के बालों को अपनी उंगली में घुमाते हुए शोक आवाज़ में बोली, एक राज बताऊं अन्नू, तुम्हारे काम आएगा। अन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर नीना ने बोलना जारी रखा। पता है जीवन कब खुद पर काबू नहीं रख पाता? कब? जीवन ने टोका तो हंसते हुए नीना बोली, जब कोई लड़की हल्के गुलाबी रंग की नाइटी पहनकर उसके करीब आ जाए, फिर तो जीवन का खुद पर भी वश नहीं चलता। सुनकर जीवन सकपका गया और बुरी तरह से झेप गया और नीना हंसती हुई बोली, वैसे अन्नू एक बात और बताऊं? जीवन के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए नीना ने कहा तो अन्नू का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। अन्नू को और भी ज़्यादा जलाती हुई नीना उससे बोलने लगी, पता है काले टी शर्ट और ग्रे जीन्स में तुम्हारा पति इतना हैंडसम लगता है कि बस फिर दुनिया का कोई भी पुरुष तुम्हारे पति के आगे पानी भरने लगे। अन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर नीना ने अपने फ्लर्टी अंदाज में बोलना जारी रखा, जानते हो जीवन, तुम्हारी कौन सी अदा और कौन सी चीज़ मुझे अपनी तरफ खींचती है? अन्नू का गुस्सा देखकर जीवन नीना के पास से उठकर दूर खड़ा हो गया तो नज़ाकत के साथ उसके करीब से गुजरती हुई नीना उससे बोली, ये तुम्हारा सब जानकर भी अनजान बने रहने की अदा, ये मुझे बहुत पसंद है। तौबा, दिल का सुकून छिन जाता है जब तुम्हारी निगाहों में अपनी मोहब्बत देखती हूँ। चलो अब चलती हूँ मैं, वरना कोई गुस्ताखी न हो जाए मुझसे। इस तरह की बेशर्मियाँ नीना अक्सर करती थी। हनीमून पर जाने से 2 दिन पहले की ही बात है। उस दिन रविवार था। जीवन सुबह से ही अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। अन्नू दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी और पूरी देर किचन में ही खड़ी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो अन्नू ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने नीना खड़ी थी। खुले बाल, स्लीवलेस बॉडी हगिंग टॉप और जीन्स के साथ डार्क रेड लिपस्टिक में उसे देखकर अन्नू का चेहरा बन गया। नीला नकली हंसी बिखेरती अंदर घुस गई और पूछा, नई दुल्हन आपके श्रीमान जी कहाँ हैं? वे अपने कमरे में काम कर रहे हैं। अन्नू ने उससे कहा, ओके मैं मिलकर आती हूँ, आप बैठिए, मैं बुलाकर लाती हूँ। अन्नू के इस कथन पर नीना ज़ोर से ठहाके मारकर हंसती हुई बोली, आंटी सुना आपने? आपकी बहू तो मुझसे औपचारिकताएं निभा रही है। उसे पता ही नहीं कि मैं इस घर में किसी भी कमरे में किसी भी समय आ और जा सकती हूँ। कहते हुए वह जीवन के कमरे की तरफ बढ़ गई। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। अन्नू ने सवालिया नज़रों से सास की तरफ देखा तो सास ने नज़रें नीची कर ली। नीना ने जीवन के कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। करीब 1 घंटे बाद उसने दरवाज़ा खोला। उतनी देर अन्नू के सीने में लगातार आग जलती रही। उसी समय जाकर उसने हनीमून के टिकट फाड़ डाले। रात तक अपना कमरा बंद करके वह लगातार बुरी तरह से रोती रही। सास ने उसे काफ़ी देर समझाते हुए कहा, देख बहू, पुरुषों द्वारा 2 स्त्रियों के साथ संबंध बनाकर रखना कोई नई बात तो नहीं है ना। सदियों से ऐसी बात चली आ रही है। यहाँ तक कि देवी देवता भी इससे विमुख नहीं। कृष्ण का ही उदाहरण ले ले, जिनकी 16,000 रानियाँ थीं। रानी रुक्मिणी के साथ साथ राधा से भी उनके संबंध थे। तुझे तो अच्छी तरह से पता है, पांडु और राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। तो इंद्र ने भी अहिल्या के साथ। माँ जी, आप प्लीज़ अपनी दलीलें मुझे मत दीजिए। मुझे मेरे दर्द के साथ अकेला रहने दीजिए। मुझे नहीं सुनना इन देवी देवताओं के बारे में। एक बात बताइए माँ जी, आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा? अगर ऐसा है तो यह घर टूटता है तो आप इसका इल्ज़ाम मुझ पर मत लगाइएगा। रोती हुई अन्नू बाथरूम में जाकर अब मुंह धोने लगी तो सास ने दबी हुई आवाज़ में उससे कहा, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द बेटा। देखो, मैं एक बाबा को जानती हूँ, बहुत पहुँचे हुए हैं। वे बबूत दे देंगे या कोई उपाय बता देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम चलो, कल मेरे साथ उसके पास चलते हैं। अन्नू को बाबा और पंडितों पर कोई विश्वास नहीं था, मगर सास समझा बुझाकर जबरन उसे बाबा के पास ले गई। शहर से दूर वीराने में उस बाबा का आश्रम काफ़ी लंबा चौड़ा था। आंगन में भक्तों की भीड़ बैठी हुई थी। बाबा की आंखें अन्नू को शराब जैसी जहरीली लग रही थी। उस पर बार बार बाबा का भक्तों पर झाड़ू फिराना, फिर अजीब सी आवाज़ें निकालना उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। अन्नू को बहुत कोफ्त हो रही थी।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि टीना को उसकी ज़िंदगी से दूर करने में भला ये बाबा क्या कर सकते हैं और मेरी कैसी मदद कर सकते हैं। इसके लिए तो उसे कुछ और ही सोचना होगा। वह चुपचाप बैठकर आगे का प्लान अपने दिमाग में बनाने लगी। इधर कुछ समय में उसका नंबर आ गया। बाबा ने वासनापूरित नज़रों से उसकी तरफ देखा और फिर उसके हाथों को पकड़कर पास बैठने का इशारा किया। अन्नू को यह छुअन बहुत ही घिनौनी लगी। वह मुंह बनाकर बैठी रही। सास ने अपनी समस्या बाबा को बताई। बाबा ने झाड़ू से उसकी समस्या झाड़ देने का उपक्रम किया। फिर बाबा ने उपाय बताते हुए कहा, बच्ची, तुम्हें 18 दिन केवल एक वक्त खाकर रहना होगा, और वह भी नमकीन नहीं, केवल मीठा। इसके साथ ही 18 दिन का गुप्त अनुष्ठान भी चलेगा। कालीबाड़ी के पास वाले मंदिर में रोज़ाना 11 बजे मैं एक पूजा करवाऊंगा। इसमें करीब 90,000 का खर्चा आएगा। जी बाबा जी, जैसा आप कहें, सास ने हाथ जोड़कर उनसे कहा। अन्नू उस वक्त तो चुप रही, मगर घर आते ही अपने सास पर बुरी तरह से बिफर पड़ी। माँ जी, मुझे ऐसे ऊल जलूल उपायों पर विश्वास नहीं। मैं कुछ नहीं करने वाली। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ ताकि मैं कोई बेहतर उपाय ढूंढ सकूँ। अन्नू का गुस्सा देखकर सास चुप रह गई। इधर अन्नू देर रात तक लगातार सोचती रही। वह इतनी जल्दी अपनी परिस्थितियों से हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने काफ़ी सोच विचार किया और फिर उसे एक रास्ता नज़र आ ही गया। अन्नू ने पहले नीना के बारे में अच्छे से खोज खबर ली ताकि उसकी कमज़ोर नस पर प्रहार कर सके। उसने सारी जानकारियाँ एकत्रित कर ली और एक अच्छा सा प्लान बना लिया। जल्दी ही उसे पता लग गया कि नीना का पति रेडीमेड कपड़ों का व्यापारी है और पास के मार्केट में उसकी एक काफ़ी बड़ी शॉप भी है। बस फिर क्या था, अन्नू ने अपनी योजना के हिसाब से चलना शुरू कर दिया। सबसे पहले एक ड्रेस खरीदने के बहाने वह उस दुकान में गई ताकि उनसे पहचान कर सके। दुकान का मालिक यानी नीना का पति राज करीब 40 साल का एक सीधा साधा सा आदमी था, जिसके सिर पर बाल काफ़ी कम थे। वैसे पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी। अनु ने बातों ही बातों में बता दिया कि वह भी राज के शहर की ही है। फिर क्या था, राज उस पर अधिक ध्यान देने लगा। अनु ने एक महंगा सूट खरीदा और अपने घर चली आई। 2-3 दिन के बाद वह फिर से उसी दुकान में पहुंची और बहुत सारे कपड़े खरीद लिए। राज ने उसके लिए स्पेशल चाय मंगवाई तो अन्नू भी बैठकर उससे ढेर सारी बातें करने लगी। आखिर उसे जान पहचान जो बढ़ानी थी। धीरे धीरे उसने यह भी बता दिया कि उसका पति जीवन नीना के ऑफिस में काम करता है। राज नीना और जीवन के रिश्ते के बारे में पहले से ही जानता था, इसलिए अन्नू से और भी ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने लगा। अन्नू अब अक्सर राज की शॉप पर जाने लगी और उसे देर तक बातें भी करती रहती। जल्दी ही उसकी और राज की आपस में गहरी दोस्ती हो गई, इतनी ज़्यादा गहरी कि राज ने उसे अपने घर आने को भी आमंत्रित कर दिया। अगले ही दिन अन्नू नीना की गैर मौजूदगी में राज और टीना के घर पहुंच गई। राज ने उसकी काफ़ी आवभगत की और दोनों ने एक दोस्त की तरह साथ में समय व्यतीत किया। चलते समय अन्नू ने जानबूझकर नीना के बेड पर कोने में अपना हेयर पिन रख दिया। रात में जब नीना ने वह हेयर पिन देखा तो वह बुरी तरह से बौखला गई और राज से उल्टे सीधे सवाल करने लगी। राज ने किसी तरह बात को टाल दिया, मगर 2 दिन बाद ही अन्नू फिर राज के घर पहुंच गई। इस बार वह बाथरूम में अपना दुपट्टा लटका कर आई थी। नीना ने जब लेडीज़ दुपट्टा अपने बाथरूम में देखा तो वह आपे से बाहर हो गई और राज पर उंगली उठाने लगी। ये दुपट्टा किसका है राज? बताओ, किसके साथ रंगरलियां मना रहे थे तुम? पागल मत बनो नीना, मैं तुम्हारी तरह किसी के साथ रंगरलियां नहीं मनाता। तुम अच्छे से जानती हो ये बात। राज का गुस्सा भी अब फूट पड़ा। तुम्हारी तरह? क्या कहना चाहते हो तुम? भूलो मत, मेरे पिता के पैसों पर पल रहे हो तुम। मुझको धोखा देने की बात सोचना भी मत, सपने में भी हिम्मत मत करना। ये देखो नीना, मैं मानता हूँ एक महिला से मेरी दोस्ती हुई है, अन्नू नाम है उसका, मगर वह घर पर सिर्फ चाय पीने आई थी। यकीन जानो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम रंगरलियां मनाना कह सको। अब नीना थोड़ी सावधान हो गई थी।
उसे महसूस होने लगा था कि बदला लेने के लिए अन्नू उसके पति पर शायद डोरे डाल रही थी। नीना ने अब जीवन के घर आना जाना कम कर दिया, मगर उसके साथ वक्त बिताना अब तक नहीं छोड़ा था। इधर अन्नू फिर से राज के घर पहुंच गई। इस बार वह राज के लिए खूबसूरत सा एक प्यारा सा गिफ्ट लेकर आई थी। यह एक खूबसूरत कविताओं का संग्रह था। राज को कविताओं का बहुत शौक था। 2-3 घंटे दोनों आपस में बैठकर कविताओं पर चर्चा करते रहे। इस बीच योजनानुसार अन्नू ने अपने इस्तेमाल की हुई एक सैनिटरी नैपकिन नीना के बाथरूम के डस्टबिन में डाल दिया। फिर राज से इजाज़त लेकर वह अपने घर चुपचाप लौट आई। अन्नू को अंदेशा हो गया था कि आज रात या कल सुबह नीना कोई न कोई ड्रामा ज़रूर करेगी, उनके घर पर आकर ज़रूर चिल्लाएगी, और हुआ भी यही। सुबह सुबह नीना अन्नू के घर आदम की। वह बाहर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई आ रही थी। मेरे पति पर डोरे डाले तो अच्छा नहीं होगा अन्नू, मेरा पति सिर्फ मेरा है। हंसती हुई अन्नू अब किचन से बाहर निकली और ज़ोर से बोल पड़ी, मान लो मैं तुम्हारे पति पर डोरे डाल रही हूँ तो अब बताओ क्या करोगी तुम? मेरे पति पर डोरे डालोगी? वह तो तुम पहले ही कर चुकी हो। आगे बताओ और क्या करोगी? कुछ है तुम्हारे पास कहने के लिए? अन्नू का सवाल सुनकर वह बुरी तरह से बिफर पड़ी। चीखती हुई बोली, खबरदार अन्नू, मेरे पति की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना तुम्हारे पति को नौकरी से निकाल दूंगी। तो निकाल दो ना नीना, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वह तुम्हारे चंगुल से आज़ाद हो जाए। हंसी आती है तुम पर। मेरे पति के साथ गलत रिश्ता रखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मगर तुम्हारे पति की ओर कोई देख भी ले तो तुम्हें समस्या हो जाती है। वाह भाई वाह, कैसी औरत हो तुम, जो औरत का दर्द ही नहीं समझ सकती। मुझे देख लो, कितनी परेशान हूँ मैं। दर्द तुम सह नहीं सकती, वह दूसरों को देती ही क्यों हो? दूर खड़ा जीवन दोनों की बातें सुन रहा था। उसकी आंखें अब खुल चुकी थी। मन ही मन वह अन्नू की तारीफ कर रहा था। कितनी सच्चाई से उसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अब तक नीना भी सबके आगे अपना मजाक बनता हुआ देखकर संभल चुकी थी। अन्नू की बातों का असर हुआ था या फिर खुद पर जब बीती तो उसे जलन के एहसास ने नीना को सोचने पर विवश कर दिया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। घर लौटते समय वह अब फैसला कर चुकी थी कि आज के बाद जीवन पर वह अपना कोई हक नहीं रखेगी। रूम में जाकर मुंह धोने लगी तो अन्नू अपने फैसले पर पूरी तरह से खुश थी। आखिर जीत उसी की हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी राय भी ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल 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 ना भूलें। आपकी हौसला अफजाई की वजह से हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।